अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बरे-आज़म साउथ अमेरिका के मुल्क पेरू की, जहां सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान 20 अफराद हलाक हो चुके हैं, दर्जनों के ज़ख्मी होने की इत्तलात भी आ रही हैं। लेकिन नाज़रीन, ये जो सारा मामला है, ये जब शुरू हुआ तो आपको बताएं कि इस महीने के आगाज़ से ही ये सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई, जब साबिक सदर पीड्रो कास्टेलो को सदारत के ओहदे से हटाने के लिए हमने देखा कि पार्लियामान में तहरीक लाए जाने की तैयारियां की जा रही थी। लेकिन साबिक सदर ने इससे बचने के लिए पार्लियामेंट को ही तहलील करने का और मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया था। लेकिन कांग्रेस ने इस सब के बावजूद न सिर्फ सदर को हटाने के लिए वोटिंग की, बल्कि फौरी तौर पर पीड्रो को बगावत और मुल्की आइन के खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार करके उसी दिन मुल्क की पहली खातून सदर को पार्लियामान में वोटिंग के जरिए सिलेक्ट भी कर लिया था। लेकिन अब पीड्रो की गिरफ्तारी पर अवाम का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा है। साबिक सदर के हक में एहतजाज करने वाले लोगों को रोकना हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन चुका है। मुजाहिरीन मुतालिबा ये कर रहे हैं कि कास्टिलो को रिहा और नई सदर को उनके ओहदे से हटाया जाए। नाज़रीन, ये जो हमें सियासी अदम इस्तेहकाम और मुजाहरे दिखाई दे रहे हैं, इससे पेरू की चूँकि सयाहत की वजह से बहुत ज़्यादा अर्निंग होती थी, सयाहत की सनत बहुत ज़्यादा यहाँ की मईशत को एक ढारस देती थी। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ की सियाहत जो है बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। कासिको का हवाई अड्डा बंद हो चुका है और तकरीबन 5000 सयाह जो हैं वो यहाँ शहर में फंस चुके हैं। इस सूरत हाल में वज़ीर तालीम के बाद वज़ीर सकाफ़त ने भी अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है। आलमी मीडिया इस बारे में जो रिपोर्ट कर रहा है, उसके मुताबिक पेरू में 2016 के बाद से सियासी बहरान शिद्दत पकड़ता जा रहा है और गुज़िश्ता 6 साल के दौरान 6 सदूर को वोटिंग के जरिए हटाया जा चुका है। इस वक्त पेरू में सियासी अदम इस्तेहकाम के बाद सूरत हाल है क्या, और ये जो सयाह वहाँ पर फंस चुके हैं, इनको निकालने के लिए क्या हो रहा है, और मुजाहिरीन जो ये मुतालबा कर रहे हैं और इसके लिए एहतजाज की राह इख्तियार किए हुए हैं, तशद्दुद की राह इख्तियार किए हुए हैं, ये सिचुएशन किस जानिब जा सकती है, ये तो हम गेस्ट से पूछेंगे। लेकिन बाकी मामलात आपको पहले एक पैकेज, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पेरू के साबिक सदर पेड्रो कास्टेलो की रिहाई, कबल अज वक्त इंतखाबात और कांग्रेस के शटडाउन समेत मुल्क की पहली खातून सदर डेना बोलोराते के इस्तीफे के मुतालिबात के लिए जारी मुजाहरे ताहाल खत्म न हो सके। कास्टेलो के हामियों ने 2 हफ्तों से अहम शाहराहों और हवाई अड्डों को ब्लॉक कर रखा है। सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में अब तक 20 से ज्यादा अफराद के हलाक होने की इत्तलात हैं। पेरू के मोहतसिब बराए इंसानी हुकूक ने अब तक फसादात में 518 अफराद जख्मी होने की तस्दीक की है, जिनमें 268 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, जबकि 147 अफराद को हिरासत में लिया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पेरू की नई हुकूमत ने मुजाहिरों से निपटने के लिए 30 रोजा हंगामी हालत नाफिज कर रखी है। हंगामी हालत के दौरान शहरियों के एक जगह जमा होने और नक्लो हरकत पर भी पाबंदी आयद है। मुल्क में मौजूदा सूरत हाल से निकलने के लिए रियासत की काउंसिल, तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदा इदारे और रहनुमाओं ने दारुल हुकूमत लीमा में 3 घंटे की तवील मीटिंग भी की। मुल्क में जारी पुरतशद्दुद मुजाहरों के बायस वजीर तालीम पेट्रिशिया कोरिया और वजीर सकाफत जाइस पेरीज ने एहतजाज के तौर पर अपने ओहदों से दस्तबरदार होने का ऐलान भी कर दिया है। सदर बोलाराटे ने कांग्रेस से कबल अज वक्त इंतखाबात की मंजूरी के लिए अपने मुतालबे को दोबारा दोहराया है। इससे पहले मुल्की पार्लियामान में वक्त से पहले इंतखाबात को वोटिंग के जरिए मुस्तरद किया जा चुका है। मुल्क में जारी मुजाहरों से मुल्क की सियाहत की सनत भी मुतासिर हो रही है। कोस्को एयरपोर्ट पेरू का तीसरा बड़ा एयरपोर्ट है और मुतअद्दिद सियाहती मकामात के लिए यहाँ आमद और रफ्त रहती है। ये सारा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब साबिक सदर कास्टेलो को 8 दिसंबर को कांग्रेस की आर्जी बंदिश का गैर आईनी ऐलान करने पर ओहदे से हटाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। वो इस वक्त सिक्योरिटी इदारों की हिरासत में हैं और उनके खिलाफ बगावत और साजिश के इल्जाम में तहकीकात की जा रही हैं। कास्टेलो ने तमाम इल्जामात की तरदीद करते हुए इसरार किया है कि वो अब भी मुल्क के जायज सदर हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेरू में सियासी बहरानों के दौरान ड्रामाई वाकयात की एक तवील तारीख है, जहां मवाक़से की कार्रवाइयां आम हैं और 2016 के बाद अब तक मुल्क में
6 सदर तब्दील हो चुके हैं। आलमी ममालिक ने हालिया कशीदगी के बाद पेरू के इदारों की जानिब से इख्तियार किए गए सियासी, जमहूरी और पुरअमन हल के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया है। अब देखना यह है कि पेरू की हुकूमत इस कशीदगी को कम करने के लिए क्या लाहे अमल अपनाती है। बिल्कुल जी, एहतजाज किया जा रहा है, सियासी बहरान यहाँ पर शिद्दत इख्तियार कर चुका है। कोशिशें की जा रही थी पेड्रो की जानिब से कि वो अपने सदारती ओहदे से किसी तौर चिपके रहें, चिमटे रहें, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के केसेस थे। लेकिन चूंकि वो सदर थे, उनको इस्तिस्ना हासिल था और वो ये जानते थे कि अगर वो सदारत के ओहदे से हटते हैं तो फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब जब वो जेल में हैं, क्या उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है? क्या केसेस हैं, क्यों ये केसेस बनाए गए हैं, यहाँ पर या पेड्रो सही हैं या कांग्रेस का मौक़िफ़ जो है वो सही माना जाना चाहिए, ये सारी बातें हम पूछेंगे जी मुनीर अहमद साहब से। माहिर इंटरनेशनल अफेयर्स के मेरे ज्वाइन कर चुके हैं वीडियो लिंक पर। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुनीर साहब के ऑडियो ज़रा बढ़ा दीजिएगा प्लीज़। अच्छा मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मुनीर साहब, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि सिचुएशन को किस जानिब आप जाता हुआ देख रहे हैं? जिम्मेदार कौन है, कांग्रेस है या साबिक सदर खुद? देखें, जो भी इस तरह के ममालिक हैं, अगर आप देखें कि जहाँ पे कम्युनिस्ट मुल्क हैं, वहाँ पर ऐसी सूरत हाल बहुत वक्त से हम देखने में आ रही है और ये कोई नई नहीं है। अगर हम इसी को यूक्रेन की तरफ ले जाएं तो वहाँ पे जब रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी आया था तब भी कोई ऐसी ही सूरत हाल थी और ऐसे ही इल्ज़ामात थे। और ये कतन कोई इस बात की भी दलील नहीं है कि कोई सदर जो है वो करप्शन कर नहीं सकता और उसके ऊपर इल्ज़ामात लग नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक एक कैपिटलिस्ट सिस्टम और कम्युनिस्ट सिस्टम का जो एक चपकलश पिछले हमने कोई 30-40 वर्षों में जो बढ़ती हुई देखी है, मुझे ये उस तरह की एक सूरत हाल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और एक मुझे ये भी महसूस हो रहा है जितने भी इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, क्योंकि इसकी रिज़ेम्बलेंस बहुत सारे दूसरे जो इस तरह के वाक़यात और पहले हो चुके हैं उससे काफ़ी मुमासलत नज़र आ रही है। जहाँ तक आपने कहा है कि अब ज़ाहिर है कि उनको ज़ेर हिरासत ले लिया गया है और वो हैं, और लेकिन जिस तरह से एहतजाज बढ़ता जा रहा है और पिछले 2 हफ्तों से वो मुस्तकिल बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगरचे सदर के ऊपर इल्ज़ामात हैं करप्शन के और उसने 5 दफ़ा अपनी जो कैबिनेट है वो भी रिशफल की और 6 दफ़ा जो इन्वेस्टिगेशन थी वो उसको भी फेस किया, लेकिन इसके बावजूद लोग उसके हक में क्यों खड़े हुए हैं? क्यों उसके लिए इतना भरपूर एहतजाज हो रहा है? इसका मतलब ये है कि अवाम अगर किसी के साथ खड़े होते हैं और बहुत देर तक खड़े रहते हैं और उसके अंदर उस एहतजाज जो है वो बढ़ता जाता है, तो कहीं हमें ये बात सोचने पे मजबूर कर देती है कि कहीं ना कहीं सच्चाई कुछ और है जो दिखाया जा रहा है या नजर आ रहा है। पेड्रो किस तरह से ये सच्चाई साबित कर सकते हैं? अगर ये तमाम केसेस झूठ हैं, उनके साथ अगर ज्यादती हुई है, आपको लगता है कि अगर सिचुएशन यही रहती है, इसी तरह से कांग्रेस उनके खिलाफ ये केसेस कोर्ट्स में लेकर जाती है, मामला आगे बढ़ता है, तो उनको रिलीफ मिल सकता है फिर ऐसे में, या कुछ और करना पड़ेगा उनको? देखिए, बात चीजें होती हैं अफवाहें। जैसे हमारे मुल्क में भी सियासतदानों के खिलाफ बहुत सारी ऐसी सूरत हाल रही जिसमें उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आया है, इम्पीचमेंट भी हुई है, सारे इस तरह के मसाइल हुए हैं और उनको हुकूमत से निकाला भी गया। लेकिन बाद में जब इन द लॉन्ग रन जब वो केसेस चले हैं अदालतों के अंदर, तो जिन इदारों ने उनके खिलाफ केसेस बनाए थे वो केसेस साबित नहीं कर पाए। तो अब ये एक अलग बात है कि इन द लॉन्ग रन जब आगे जाके इस बात के ऊपर केसेस चलते हैं, सारी सूरत हाल होती है, तो वो जो सदर कास्टिलो हैं वो कहाँ स्टैंड करते हैं और क्या सूरत हाल होती है इस वक्त, इसके बारे में ये कहना कि क्या जिन इल्ज़ामात की बुनियाद के ऊपर उनको निकाला गया है, इम्पीचमेंट हुई है, तो क्या वो निकालने वाली अथॉरिटीज़ जो हैं वो ये साबित कर देंगी उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस, या जो उनके हिमायती हैं वो टेक ओवर कर लेंगे? अगर इसी तरह की सूरत हाल अगर हम देखें, वेनेजुएला में भी ऐसी हुई थी और उसमें जाहिर है कि वेनेजुएला की जो हुकूमत थी वो अमेरिका के हक में नहीं थी और किस तरह से वहाँ पे
ان کے صدر کو نکالا گیا تھا، لیکن 2 گھنٹے کے اندر عوام کا پریشر اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے پورے محل کے اوپر جا کے قبضہ کیا۔ تو یہ جو ہمارے لاطینی امریکہ کے جو ممالک ہیں وہاں پر ایسی صورتحال ہمیں پچھلے وقتوں میں نظر آتی رہی ہے کہ کسی نہ کسی بنیاد کے اوپر جب ان کے مقبول ترین جو رہنما تھے جب ان کو نکالا گیا کرپشن کے الزامات کے اوپر یا کسی بھی اور وجوہات کی بنا کے اوپر، عوامی ریاکشن سامنے آتا ہے، لیکن چلیں عوامی ریاکشن سے بھی یہ معاملہ ہمیں صحیح ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر باقی کیا آگے حل رہ جاتا ہے؟ قبل از انتخابات اس مسئلے کو کر سکتے ہیں، صحیح کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں اگر اناؤنس کر دی جائے؟ اب دیکھیں، اب وہ جو جتنے بھی مظاہرین اس وقت سڑکوں پر موجود ہیں اور یہ سارا جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسے معاملات ہیں تو دوبارہ سے انتخابات، لیکن یہ انتخابات تو ہم پچھلے کافی وقت سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنے صدر بدل چکے ہیں، اب وہ کتنی حکومتیں وہاں پر کچھ زیادہ وقت کے لیے ٹھہرتی نہیں ہے۔ جی جی تو اور بھی اگر جیسے موجودہ صورتحال ہے یہ بھی سیاسی عدم استحکام وہاں پہ پیدا کرے گی، اور نئے الیکشنز بھی یقیناً اس کا کوئی حل نہیں ہوں گے، اور ایسی صورتحال کے اندر یقیناً جو ماہرین سمجھ رہے ہیں دنیا کے بھی دوسرے، وہ تو ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نئے الیکشنز کر کے ایک فریش مینڈیٹ لینا چاہیے، لیکن اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی 2 دفعہ ایسا ہوا ہے، وزیر اعظم نواز شریف کو نکالا گیا تو ان کی جگہ پہ دوسرے آئے، اور وزیر اعظم گیلانی کو نکالا گیا تو ٹھیک دوسرے ہو گیا وزیر سر، اعظم۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے الیکشن ہو جاتے ہیں تو صورتحال سنبھالی جا سکتی ہے، لیکن اس بارے میں کچھ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آگے سچویشن کیا بنتی ہے۔ ظاہر ہے پھر انتخابات میں دھاندلی کے الزامات بھی آتے ہیں، ایسے ممالک میں اور بھی سچویشنز بن جاتی ہیں۔ بہت شکریہ سر، میرے پروگرام کے لیے آپ وقت نکال رہے تھے۔ اچھا جی، ابھی ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور آج ہمیں بات کرنی ہے ایک انتہائی اہم ٹاپک کے حوالے سے۔ اہم اس لیے ہے کہ یہ ہمارے ملک کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، مہاجرین کا مسئلہ۔ بہت سارے تارکین وطن جو ہیں وہ بہت سارے ممالک پر اس وقت برڈن بھی بنے ہوئے ہیں، اور خود ان کی زندگیاں ان کے اپنے لیے بہت زیادہ مسئلہ بن چکی ہیں۔ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہتر زندگی کی تلاش میں 28 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں کہ مجبوری کے تحت اپنے وطن کو خیر بات کہہ چکے ہیں۔ لیکن ناظرین، اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں کا ہجرت کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان افراد کی اپنی حکومتیں بہتر روزگار، زندگی کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں بالکل ناکام ہو چکی ہیں، اور اب مہاجرین کی صورت میں یہ افراد معاشی ترقی اور روشن مستقبل کے لیے یورپ، امریکہ سمیت جو دیگر ترقی یافتہ ملک ہیں ان کا رخ کر رہے ہیں، یا پھر جو پڑوس میں کہیں قریب میں کوئی اور ملک اپنے ملک سے ان کو بہتر لگتا ہے تو وہ وہاں کا رخ کر لیتے ہیں۔ اچھا، اقوام متحدہ کے مطابق ہجرت کرنے والوں میں زیادہ تعداد جو ہے ناظرین وہ ان افراد کی ہے جو قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے سرحد پار کرتے ہیں، لیکن اس وقت دنیا میں بڑھتی مہنگائی، تنازعات اور دیگر مسائل میں تیزی سے اضافے سے ایسے افراد کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے جو غربت کے ہاتھوں مجبور ہیں، قانونی طور پر ہجرت کے اہل نہیں ہوتے ہیں، اور پھر ان مہاجرین کو انسانی اسمگلرز خطرناک ترین راستوں سے دوسرے ممالک بھجواتے ہیں۔ اس سفر میں ناظرین ہر سال بڑی تعداد میں تارکین وطن اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں۔ گزشتہ 8 برس میں کم از کم 51,000 مہاجرین کی موت ہو چکی ہے، ہزاروں لاپتہ ہو چکے ہیں جن کا عالمی ادارے بھی کوئی سراغ نہیں لگا سکے کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ بہت سارے اسمگلرز کرتے یہ ہیں کہ وہ ان کو خواب دکھاتے ہیں کسی اچھی جگہ پر ان کو لے جانے کے لیے، کسی دوسرے ملک میں لے جانے کے لیے، کسی یورپی ملک میں لے جانے کے لیے، اور پھر جب یہ سفر طے کروائے جاتے ہیں سمندروں کے راستے تو کہیں نہ کہیں ان کو سمندر کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان اور ایران کی سرحد پر بھی ایک اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا، جہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگوں کو ایک کنٹینر کے اندر بند کر دیا گیا تھا اور اس کنٹینر کو باہر سے لاک کر دیا گیا تھا۔ تقریباً 52 لوگوں کی اس میں، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، ڈیتھ ہوئی تھی۔ 50 سے اوپر ڈیتھس اس کے اندر ہوئی تھیں۔ وہ لوگ اندر سانس نہیں لے پائے تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہم ٹریول کر رہے ہیں، گاڑی کسی جگہ رکی ہوئی ہے، لیکن اس کنٹینر کو اتار دیا گیا تھا اس ٹرک کے اوپر سے، اس ٹرالر کے اوپر سے، اور پھر ان لوگوں کی اسی طرح سے ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ اس طرح کے واقعات روز ہوتے ہیں انسانی اسمگلرز کے ہاتھوں۔ ایسے لوگ روز مرتے ہیں جن کی آنکھوں میں یہ خواب سجے ہوتے ہیں کہ اپنے ملک میں جو غربت ہے، اپنے ملک میں جو مسائل ہیں ان سے بچ نکلیں گے، کہیں اور پہنچ جائیں گے۔ لیکن ناظرین، عالمی ادارے اس بات پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زور دیتے آ رہے ہیں کہ تمام مہاجرین کا بلا تفریق احترام ہونا چاہیے، چاہے وہ قانونی طریقے سے کسی ملک میں داخل ہوئے ہوں یا پھر مشکل کے حالات کی وجہ سے جبری طور پر انہیں منتقل ہونا پڑا ہو۔
بہت سارے لوگ جو ہیں خطرناک ترین راستوں کے ذریعے بہتر زندگی کا خواب لیے سرحد پار پہنچتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عالمی ممالک میں ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے، بلکہ حالیہ عرصے میں مہاجرین کے حوالے سے پالیسیاں جو ہیں وہ مزید سخت ہوتی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں۔ مہاجرین کی بڑھتی تعداد کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ کون سے عوامل ہیں؟ وہ کون سے راستے ہیں خاص طور پر جو انسانی سمگلرز انسانی سمگلنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اور کون سے ممالک ہیں جہاں سب سے زیادہ غیر قانونی مہاجرین سفر کرتے دکھائی دیتے ہیں؟ اس پر آج ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، یہ رپورٹ پہلے آپ سے شیئر کرتے ہیں، پھر میرے ساتھ یونس خان موجود ہوں گے، وہ ذرا بہتر طریقے سے ہمیں یہ ساری چیز سمجھائیں گے کہ کس طرح سے ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اگر یہ کسی نہ کسی طرح اپنی جان جوکھم میں ڈال کر ممالک میں پہنچ بھی جاتے ہیں۔ اس حوالے سے قوانین کیا کہتے ہیں، رپورٹ دیکھیے گا۔ دنیا بھر میں 28 کروڑ سے زیادہ لوگ بہتر مواقع، وقار، آزادی اور بہتر زندگی کی تلاش میں اپنے ملک چھوڑ چکے ہیں۔ اس بات کا انکشاف اقوام متحدہ کی جانب سے کیا گیا۔ یو این سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کے مطابق 80% سے زائد افراد محفوظ اور منظم انداز میں سرحد پار کرتے ہیں، جو کہ معاشی ترقی، مفاہمت کا طاقتور محرک ہے۔ لیکن دوسری طرف تیزی سے خطرناک صورت اختیار کرتے راستوں پر بے ضابطہ مہاجرت کی بھاری قیمت ادا کی جا رہی ہے، جن پر انسانی اسمگلروں کا ظالمانہ راج ہے۔ گزشتہ 8 برس میں کم از کم 51,000 مہاجرین کی موت ہوئی، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ لاپتہ ہوئے ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ مہاجرین کے حقوق انسانی حقوق ہیں اور مرنے والے ہر ہندسے کے پیچھے ایک انسان، ایک بہن، بھائی، بیٹی، بیٹا، ماں یا باپ ہے۔ ان کا بلا تفریق احترام ہونا چاہیے، خواہ ان کی نقل و حرکت جبری ہو، رضاکارانہ یا یہ باقاعدہ اجازت کے نتیجے میں عمل میں آئی ہو۔ رپورٹس کے مطابق وسطی بحیرہ روم کے روٹ کو دنیا میں ہجرت کے لیے سب سے خطرناک راستہ تصور کیا جاتا ہے۔ عالمی ادارے کے محققین نے خبردار کیا ہے کہ بحیرہ روم کے راستوں، یورپ اور بر اعظم کے اندر زمینی سرحدوں کی اموات ریکارڈ کی گئیں، جہاں جنوری 2021 سے اب تک 2,836 تارکین وطن اور مہاجرین لیبیا اور تیونس سے گزر کر اٹلی یا مالٹا پہنچنے کی کوشش میں ہلاک ہوئے۔ دوسرا مہلک ترین بحیرہ اوقیانوس کا راستہ ہے، جو مغربی افریقہ سے اسپین کے کینری جزائر تک جاتا ہے، جہاں 2021 سے اب تک 1,500 سے زیادہ اموات ریکارڈ کی گئیں۔ کئی افریقی تارکین وطن کے لیے یورپ پہنچنے کا خواب اپنے ہی بر اعظم میں ایک سفر سے شروع ہوتا ہے، جس میں صحرائے صحارا کو عبور کرنے کا ایک طویل اور صبر آزما مرحلہ شامل ہے۔ سخت موسمی حالات ایک بہت بڑا خطرہ ہیں، اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کا اندازہ ہے کہ 2014 سے 2022 کے درمیان صحارا عبور کرنے کی کوشش میں تقریباً 5,400 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ حالیہ برسوں میں مشرق وسطی، ایشیا اور افریقہ سے تعلق رکھنے والے لاکھوں افراد غربت، جنگ، مسلح تنازعات اور شورش سے جان بچا کر یورپ پہنچ چکے ہیں یا اس کوشش میں ہیں۔ کچھ یورپی ممالک نے مہاجرین کے سیلاب کو روکنے کی خاطر اپنی قومی سرحدوں پر رکاوٹیں بھی نصب کر دی ہیں۔ ماہرین کے مطابق غیر قانونی تارکین وطن کی بڑھتی تعداد کو روکنے کے لیے اسمگلروں کے خلاف سخت کارروائی کی ضرورت ہے، تاکہ قیمتی انسانی جانوں کو بچایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ عالمی برادری کو اس مسئلے کے حل کے لیے مہاجرین کو ان کے بنیادی حقوق مہیا کرنے کے لیے بہتر کام کرنے کی ضرورت اور بہتر طرز عمل اختیار کرنا ہوگا۔ یونس خان سے بات کرتے ہیں، سینئر صحافی ہیں، فرانس سے میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم یونس۔ وعلیکم السلام۔ یونس، 8 سال میں 51,000 سے زیادہ افراد کی جانیں چلی گئی ہیں، ہزاروں کے قریب لاپتہ ہیں، یہ تو اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔ دیگر کچھ اقدامات جو اس کو روکنے کے لیے ہو رہے ہیں، کیا وہ بھی چیزیں شامل ہیں اس رپورٹ کے حوالے سے؟ کب سے یہ رپورٹ تیار کی جا رہی تھی؟ کن لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے؟ کس طرح سے یہ ساری حقائق، یہ ساری چیزیں سمیٹی گئی ہیں اس رپورٹ کے اندر یونس؟
देखें, पहले तो मैं आपको इस तादाद के हवाले से बताता चलूँ कि ये वो तादाद है जो चीज़ें रिपोर्ट हो चुकी हैं। अभी हाँ तक जी, बहुत से ऐसे तादाद मौजूद है जो कि रिपोर्ट ही नहीं हुई है, बिल्कुल, और बिल्कुल। ये रिपोर्ट्स पिछले कुछ सालों से अक़वाम मुत्तहिदा के जो इमिग्रेशन के हवाले से एजेंसियाँ हैं, इदारे हैं, ठीक है। उन्होंने मुर्तब किए हैं मुख्तलिफ ममालिक में और ऐसी जगहों पे जहाँ पे रिफ्यूजीज़ क्राइसिस हैं, जैसे कि तुर्की हो गया, बल्कान स्टेट्स हो गए, अफ्रीका के कुछ ममालिक हैं, तो ये सारे उस पे मुश्तमिल हुँ, एक जामिया रिपोर्ट है। और ये ठीक वो है। अफराद उन्होंने बताए हैं जो कि ऑलरेडी रिपोर्टेड हैं। बहुत से ऐसे अफराद जिनकी रिपोर्ट्स भी नहीं हुई हैं, तो यहाँ पे माहिरीन यही कह रहे हैं कि तादाद कहीं इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है लेकिन फिर से मैं चाहूँगी यूनुस साहब अगर आप ये बता सकें कि इसको कम करने के लिए कहीं कोई इक़दामात हो रहे हों जो इस रिपोर्ट में मेंशन किए गए हों, कुछ तंजीमें काम कर रही हों, कहीं पर कुछ गिरफ्तारियां की जा रही हों, इंसानी स्मगलरों को रोकने के लिए, इस सारी चीज़ को रोकने के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि चलें आप किसी मुल्क के हालात तो बेहतर नहीं कर सकते हैं ना फौरी तौर पर, कि वहाँ पर लोगों को कारोबार मिलना शुरू हो जाए, खाना मिलना शुरू हो जाए, बेहतर मईशत हो जाए, ये सारे मसाइल तो अपनी जगह रहते हैं। लेकिन ये जो गैर कानूनी तरीके से इनको स्मगलर्स लेके जाते हैं, उनके खिलाफ कहीं पर कोई ऐसा मुनज़्ज़म निज़ाम बनाने की कोशिश की जा रही है कि एटलीस्ट इनको रोका जा सके? जी, बिल्कुल। अगर हम पिछले कुछ सालों से देखें तो यूरोप में इसके हवाले से हुँ, बहुत सख्त कवानीन बने हैं, और जो हुँ, ईस्टर्न यूरोप है, इनके लिए यूरोपियन यूनियन ने बहुत ज़्यादा जी, फंड भी दिए हैं ताकि सरहदों को बंद किया जाए, सख्त किया जाए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यूरोप के अंदर बहुत से लोगों की जो ऐसे जराइम में मुलव्वस हों कि जो हुँ, इंसानी स्मगलिंग से मुताल्लिक हो, तो बहुत से हुँ, लोगों की गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं यहाँ पे, ठीक, बहुत से ग्रुप भी पकड़े गए हैं। तुर्की को भी इस हवाले से इमदाद दिए जा रहे हैं। ऐसे ममालिक हुँ, जहाँ से रिफ्यूजीज आते हैं, उन ममालिक को कहा गया है कि आप जो ऐसे अफराद जो कि इंसानी स्मगलिंग करते हों, उनको आप गिरफ्तार करें। और इस हवाले से यूरोपियन यूनियन ने एक बहुत बड़ा बजट इसके लिए पास किया है। ये हुँ, रिफ्यूजीज के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें ये दो कैटेगरीज को मैं इनको तकसीम किया गया है। जी, जी, एक वो अफराद जो कि जहाँ पे गुर्बत है और वो गुर्बत की वजह से अपना मुल्क छोड़ के दूसरे ममालिक की तरफ जाते हैं। दूसरे वो हुँ, जहाँ पे खाना जंगी हो रही हो, तो खाना हुँ, जंगी जहाँ पे हो रही है वहाँ के लिए भी इन्होंने कोई कवानीन थोड़े से नरम किए हुए हैं, और उनको थोड़ी सी ज़्यादा मराहत हासिल है। लेकिन वो लोग जो कि जैसे कि पाकिस्तान से या कुछ ऐसे ममालिक से, इंडिया से या अफ्रीका के कुछ ममालिक जहाँ पे जंग तो नहीं है हुँ, लेकिन हुँ। माशी मसाइल है, तो वहाँ पे यहाँ पे इनके लिए जो कागजात का उसूल है वो मुश्किल बना दिया गया है। अच्छा एक और चीज़ ये जो अभी आपने कहा कि उनको बजट दिया जा रहा है मुख्तलिफ ममालिक को, ये बजट जो है ये सरहदों पर जो सूरत हाल है उसको बेहतर करने के लिए है, इंसानी स्मगलर्स को अरेस्ट करने के लिए है, किस तरह से बजट दिया जाता है, किन ममालिक को दिया जा रहा है? जी, ये यूरोपियन यूनियन का अपना एक प्रोग्राम है और ये मुख्तलिफ शोबों में दिया जाता है। अच्छा ठीक। बाज़ ये ममालिक को दिया जाता है, इसका एक हम्म हिस्सा जिनका काम होता है कि सरहदों की जो निज़ाम है उसको मज़ीद सख्त किया जाए ठीक है, ताकि ठीक लोग है, गैर कानूनी तौर पे ना जाएँ। बाज़ ठीक। इदारों को दिया जाता है कि वो हम्म वहाँ पे जो गैर मुल्की महाजिरीन हैं उनकी मदद करें, और बाज़ सही। उन कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों को दिया जाता है कि जो इंसानी स्मगलर है, जो इसमें मुलव्वस है, इनके रैकेट को पकड़ें। तो ये मुख्तलिफ ग्रुप्स जो फंड होता है मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होता है। ये ममालिक को भी दिया जाता है, इदारों को भी दिया जाता है और फलाही तंजीमों को भी दिया जाता है। ठीक है। अच्छा एक और चीज़ जो हमने इस रिपोर्ट के अंदर देखी है और हमने जब बहुत सारे लोग अमरीकी सरहद पर भी पहुंच जाते हैं, अमेरिका में पनाह लेना चाहते हैं, जब उनको वापस धकेला जाता है ममालिक की तरफ जहां से वो आए हुए होते हैं, तो उस चीज़ में भी हमने देखा कि ये कवानीन इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो अब मुहाजिरीन को लेकर, ख़ासतौर पर तारिकीन वतन को लेकर बनाए जा रहे हैं। क्यों इन कवानीन के अंदर सख्ती की जा रही है, जबकि ममालिक, बहुत सारे ममालिक इनमें से ऐसे हैं जो इन लोगों को पनाह दे सकते हैं, अच्छा एक तर्ज ज़िंदगी दे सकते हैं, सहूलियात दे सकते हैं, फिर इनको वापस क्यों धकेलते हैं, जबकि उनके पास तो इतनी जगह भी मौजूद है कि इन लोगों को फैसिलिटेट कर सके किसी न किसी तरह से। तो ये कवानीन कितने अब सख्त कर दिए गए हैं गुज़िश्ता 8 सालों में, और क्यों किए गए हैं? यूनुस कुछ ये बताइएगा। इसकी बुनियादी तौर पर दो वजह है। पहला तो हम्म, जो इससे जो मुतासरा फरीक है, फॉर एग्जांपल कोई बंदा अफगानिस्तान से आता है, अफ्रीका से हम्म, आता है, तो वहाँ पे जब यूरोप के अंदर आता है तो इनका कल्चर बहुत मुख्तलिफ होता है, इनका ठीक। रहन सहन मुख्तलिफ होता है, अपने आप को हम्म, एडजस्ट नहीं कर पाते। ठीक दूसरा, है। हमने पिछले सालों में देखा है कि यूरोप में जिस इलाकों में, जिस शहरों में, जिस ममालिक में भी गैर मुल्की आबाद है, वहाँ पे हम्म, जराइम का रेशो बहुत बढ़ गया और इसमें बहुत ये बढ़ लोग गया। इन्वॉल्व होते हैं। तो इस वजह से
यूरोपियन ममालिक कहते हैं कि हम आपको रिफ्यूजी स्टेटस भी दे रहे हैं, कागजात भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन आप हमारे सोसाइटी को जो है वो उनके लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, यहाँ जराइम का रेशो बढ़ रहा है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि यूरोप के बाज़ ममालिक में जो नेशनलिस्ट पार्टियाँ हैं वो ये स्लोगन ला रही है कि हम वो ऐसे लोग जो गैर मुल्की हों और जो क्राइम में मुलव्वस हों, हम इनको इनके मुल्क वापस भेजेंगे। और इस बुनियाद पे बहुत से ममालिक में ये इलेक्शन लागू होते हैं। कोई फैमिली आई हो, कोई बच्चों के साथ यहाँ पर पहुंचा हो, ये सब पर लागू होते हैं, या सिर्फ ये बैचलर्स जो वहाँ पर पहुंच जाते हैं, या ऐसे लोग जो बगैर फैमिलीज हैं उन पर कुछ और तरह की सख्ती है? और अगर कुछ फैमिलीज पहुंचती हैं या फिर कोई हाईली एजुकेटेड कोई ऐसा पहुंच जाता है तो उसके साथ थोड़ा बहुत उसको रियायत दी जाती है कि चलें आप एडजस्ट हो जाएं, आप आ जाएं? देखिए, यहाँ पे यूरोप में अगर आपकी तालीम अच्छी है और आपकी स्किल है तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मराहत मिलती है। लेकिन इसीलिए मैंने ये पूछा ना कि ऐसे लोगों को तो फिर कुछ ना कुछ सहूलत देनी चाहिए जी। लेकिन बदकिस्मती से जो बहुत से हमारे यहाँ पे जो 99% लोग होते हैं, ये तो या तो तालीम ही नहीं होती, अगर होती भी है तो बहुत कम होती है, और उनके पास स्किल भी नहीं होता है। तो ये इन हुकूमतों पर भी बोझ होते हैं, तो यही वजह होता है। और दूसरी बात, फिर ये जराइम में मुलव्वस हो जाते हैं कि उनके पास न तालीम होती है न कुछ स्किल होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे फिर हुकूमत मजबूर होती है कि इनके खिलाफ कोई काम कर सके। ठीक है, अच्छा कुछ ज़रा इस पे भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने यूक्रेन से भी हिजरत की है, करीबी ममालिक में पहुँचे हैं। कुछ मैं चाहूँगी कि उनका कहीं पर तस्करा था, ख़ासतौर पर ऐसे ममालिक जहाँ से लोगों ने जंग की वजह से हिजरत की हो। हमारे पड़ोसी मुल्क का ले लीजिए, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा बर्डन जो लोग वहाँ से आते हैं और वापस भी नहीं जाते हैं। जी, पिछले हमने 5 सालों में देखा है कि यूरोप में अफगानिस्तान और यूक्रेन की रिफ्यूजी की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे आई है और उनको कागजात भी दिए गए हैं। आपको मैं बताता चलूं कि पिछले 2 सालों में सिर्फ जो हमारे पास अदाद शमाल है, सिर्फ फ्रांस ने यहाँ पे 30 से 40 हजार अफगान रिफ्यूजी को पनाह दी है। ये वो अफराद है जिनको कागजात दिए गए हैं। यूक्रेनियन इसके निस्बत बहुत कम है, लेकिन अफगान और जो सीरिया के जो महाजरीन है जहाँ पे खाना जंगी हो रही है, वहाँ पे ये कागजात दे रहे हैं, फैमिली समेत दे रहे हैं। वो लोग जिनके केसेस मजबूत होते हैं, जिस मुल्क में खाना जंगी होती है, उनको ये वेलकम कर रहे हैं, उनको ये राशि भी दे रहे हैं। ठीक है यूनुस, बहुत शुक्रिया, आप आगाह कर रहे थे और आपने बड़ा काम भी किया है। अक्सर हम आपकी रिपोर्ट्स भी देख रहे होते हैं, ट्विटर पर भी आपको फॉलो कर रहे होते हैं, दीगर सोशल मीडिया पर भी आप खासी बात करते हैं तारकीन वतन के हवाले से। और आज ये जो इतनी अहम रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी की गई है, उस पर आप अपना तज्ज़िया हमसे शेयर कर रहे थे। जो भी आपके पास मालूमात हैं वो भी आप हम तक पहुँचा रहे थे। बहुत शुक्रिया यूनुस आज हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, जी आपके वक्त के लिए। अच्छा नाज़रीन, अभी आज हम बात करने जा रहे हैं कनाडा की, और जो ख़बर आज मुझे आपको देनी है वो ख़बर ज़्यादातर हमारे पास अमेरिका से आ रही होती है, उस पर हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर चुके हैं, बहुत सारी बार बात कर चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ जी शूटिंग के वाक़यात की, फायरिंग के वाक़यात की। आप जानते हैं अमेरिका से तो आए रोज़ फायरिंग के वाक़यात की ख़बरें आती रहती हैं, लेकिन अब उसके पड़ोसी मुल्क कनाडा में भी फायरिंग के वाक़यात में इजाफ़ा देखने में आ रहा है। तशवीशनाक खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। कनाडा का शहर टोरंटो, उसकी एक रिहायशी इमारत में फायरिंग के वाक़े में 5 अफराद के हलाक और 1 के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। मुसल्लह शख्स के बारे में बताया जाता है मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स में वो गया, उसने लोगों को फायरिंग करके निशाना बनाया, जबकि पुलिस के ताक़ुब में बाद में ये हमलावर खुद भी मारा गया। अप्रैल 2020 में कनाडा की मशरकी रियासत नोवा स्कोशिया में शदीद नौइयत के फायरिंग का वाक़या हुआ, जहाँ 22 अफराद की हलाकत हुई थी। और इसके फ़ौरी बाद कनाडा की हुकूमत ने मुख्तलिफ अक़साम के 1500 बंदूकों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी थी। जबकि रवां बरस मई में अमरीकी रियासत टेक्सास में स्कूल फायरिंग के बाद कैनेडियन हुकूमत ने गन कवानीन में मज़ीद सख्तियों का ऐलान भी किया था। लेकिन नाज़रीन, इन पाबंदियों के बावजूद रवां साल जुलाई में कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में मुसल्लह शख्स की फायरिंग के वाक़ये में हमला आवर समेत 3 अफराद हलाक हो गए थे। सितंबर में बड़ा दिलखराश वाक़या सामने आया था जब मुल्क के एक और सूबे सिकेचुआ में एक शख्स ने 11 अफराद को हलाक कर दिया था, जबकि 18 को चाकू मारकर ज़ख्मी किया था। अक्टूबर में टोरंटो हाई स्कूल के बाहर फायरिंग हुई थी, उसमें एक तालिब इल्म हलाक हुआ था, जबकि 1 ज़ख्मी हुआ था। कनाडा में हालिया फायरिंग के वाक़यात के हवाले से तफसीलात और गन वायलेंस के सख्त कवानीन के बावजूद ये वाक़यात बढ़ते क्यों जा रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं जो वाक़यात अमेरिका में हो रहे हैं ये उस वजह से हो रहे हैं क्योंकि नफसियाती अवामिल भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं? वजूहात क्या हैं, इस पर आज हमने एक रिपोर्ट तैयार की और ख़ास तौर पर ये जो ताज़ा वाक़या पेश आया है इसमें आज टोरंटो के अंदर जो हुआ है, रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
कनाडा के शहर टोरंटो की एक रिहायशी इमारत के मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स में फायरिंग के वाक़े ने लोगों में खौफ हिरास फैला दिया। आलमी खबर इदारे के मुताबिक मुसल्लह हमलावर ने अपार्टमेंट बिल्डिंग में घुसकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के जाए वकुआ पहुंचने तक रिहायशी इमारत के मुख्तलिफ अपार्टमेंट से 5 लाशें और एक शख्स जख्मी हालत में मिला, जिसने हमलावर के बारे में बताया, जो कि बिल्डिंग से फरार हो चुका था। पुलिस ने हमलावर को काफी देर पीछे करने के बाद घेर लिया और मुलजिम को गिरफ्तारी देने को कहा, लेकिन मुसल्लह शख्स ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी और हमलावर मारा गया। पुलिस का कहना है कि हमलावर के पास असला मौजूद था, वो दीगर राहगीरों को नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए हलाक करना पड़ा। हलाक होने वाले मुलजिम की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। पुलिस का मौक़िफ़ है कि अहले खाना की इजाजत के बगैर शनाख्त जाहिर नहीं कर सकते। पुलिस चीफ ने बताया कि फायरिंग का वाक़या टोरंटो से 30 किलोमीटर के फासले पर मौजूद वान नामी शहर की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में पेश आया। पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंची तो वहाँ इंतहाई खौफनाक मंजर था और कई अफराद की लाशें मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स में मौजूद थीं। पुलिस की जानिब से जारी तहकीकात में मालूम किया जा रहा है कि क्या मुलजिम और मुतासिरीन के आपस में किसी किस्म का कोई ताल्लुक था या नहीं। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के मुकाबले में हमसाया मुल्क कनाडा में फायरिंग के वाक़यात की तादाद इंतहाई कम है, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे में असले के इस्तेमाल के बायस होने वाली हलाकतों में इजाफा देखा गया है। कनाडा में पेश आने वाले जराइम में से असले के जोर पर होने वाले जराइम की शरह 3% से कम है, लेकिन साल 2009 से फायरिंग के वाक़यात में 5 गुना इजाफा हुआ है। अप्रैल 2020 में कनाडा की मशरकी रियासत नोवा स्कोशिया में शदीद नौयत का फायरिंग का वाक़या पेश आया था, जिसमें पुलिस की वर्दी में मलबूस एक शख्स ने 22 अफराद को गोली मार कर हलाक कर दिया था। इस अफसोसनाक वाक़े के अगले ही रोज कनाडा की हुकूमत ने मुख्तलिफ अक़साम की 1500 बंदूकों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी थी। इन पाबंदियों के बावजूद रवां साल जुलाई में कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में मुसल्लह शख्स की फायरिंग के वाक़े में हमला आवर समेत 3 अफराद हलाक हो गए थे। रवां साल सितंबर में कनाडा के एक और सूबे में एक शख्स ने 11 अफराद को हलाक कर दिया था, जबकि 18 को चाकू मार कर जख्मी किया था। अक्टूबर में टोरंटो हाई स्कूल के बाहर फायरिंग से एक तालिब इल्म हलाक जबकि एक जख्मी हो गया था। ये रिपोर्ट आपने देखी। अब कुछ बात कर लेते हैं जी ट्विटर की, जो बहुत सारी खबरें तो जिसके ज़रिए शेयर हो रही होती हैं, लेकिन आजकल ट्विटर खुद से बहुत ज़्यादा चर्चा में है, खुद से बहुत ज़्यादा खबरों में है। ट्विटर सारिफीन ने अब एलॉन मस्क से सोशल मीडिया कंपनी की सदारत छोड़ने का मुतालबा कर दिया है। लेकिन ये मुतालबा क्यों किया गया है? इसलिए किया गया कि एलॉन मस्क ने खुद एक पोल में ट्विटर सारिफीन पर अपने मुस्तकबिल का फैसला छोड़ा और सवाल ये किया था कि क्या उन्हें ट्विटर के चीफ की पोस्ट पर बरकरार रहना चाहिए या नहीं। साथ उन्होंने ये यकीन भी दिलाया था कि जो भी फैसला आवाम करेंगे एलॉन उसे कबूल करेंगे। 1,75,00,000 सार्फिन ने इस पोलिंग में हिस्सा लिया और 57% अफराद ने नाजरीन वोट के जरिए एलॉन मस्क को ये बताया कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा प्लीज़ छोड़ दें। एलॉन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद से हम ये देख रहे हैं कि उनके मुताज़िर पॉलिसियों का सिलसिला जारी है। नई पॉलिसी के तहत उन्होंने ट्विटर पर सारिफीन के फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर जो हरीफ प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे पोस्ट शेयर करने पर पाबंदी लगा दी है। ट्विटर ने गुज़श्ता हफ्ते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मस्क के बारे में रिपोर्ट करने वाले कई सहाफ़ियों के अकाउंट्स भी मुअत्तल कर दिए। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं ये मुख्तलिफ दिनों से में होती हुई दिखाई दे रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी ममालिक के शदीद तनकीद के बाद इस मामले के हल के लिए मस्क ने पोलिंग करवाई, जिसके बाद सहाफ़ियों के अकाउंट्स तो बहाल कर दिए गए थे, लेकिन माहिरीन के खदशात उसके बावजूद बरकरार थे। नाज़रीन, हर गुजरते दिन के साथ न सिर्फ ट्विटर की मकबूलियत और कंपनी के दिवालिया होने के खदशात बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि एलॉन मस्क की अपनी दौलत भी कम होती जा रही है। 100 अरब डॉलर्स कमी के बाद मस्क अब दुनिया के अमीर तरीन शख्स नहीं रहे हैं। ट्विटर के मामलात उनकी दीगर कंपनीज के शेयर्स की कीमतों पर भी बुरी तरह असरअंदाज हो रहे हैं। टेस्ला के शेयर्स की कीमतें गुज़श्ता 2 साल की कम तरीन सतह तक गिर गई हैं। ऐसे में एलॉन मस्क का ट्विटर से अलग होना ही एक बेहतर फैसला समझ आता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एलॉन मस्क वोटिंग के बाद आवाम की राय का एहतराम करेंगे, सदारत छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वादा तो वो कर चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, ट्विटर की दुनिया में और क्या चल रहा है, अभी तो ये ट्विटर के हवाले से एक बड़ी खबर है, इस पर भी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और बाकी जो मामलात एलॉन मस्क के सदारत संभालने के बाद से हो रहे हैं वो सारी चीज़ें भी इसी रिपोर्ट के अंदर आपको दिखा रहे हैं।
कि सारिफीन ने अपना फैसला सुना दिया। एलोन मस्क ने ट्विटर के चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा छोड़ने का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया ऐप ट्विटर के मालिक एलोन मस्क ने अपना मुस्तकबिल वोटर्स के हाथ में देते हुए एक पोल ने सारिफीन से पूछा था कि क्या उन्हें ट्विटर के चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से काम जारी रखना चाहिए या फिर ओहदे से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। एलोन मस्क ने पोल में आवाम से वोटिंग का कहते हुए साथ ये बात भी लिखी कि वो यकीन दिलाते हैं कि वो ट्विटर पोल के नताइज पर अमल करेंगे। ट्विटर पूल में 1,75,00,000 सारिफीन ने अपनी राय दी। पूल के रिजल्ट के मुताबिक 57% से ज्यादा वोटर्स ने एलोन मस्क से ओहदा छोड़ने के हक में वोट किया है। सारिफीन से राय लेने का ये अमल ट्विटर की गुज़िश्ता रोज की पॉलिसी अपडेट के बाद सामने आया, जिसके मुताबिक ट्विटर पर दीगर सोशल मीडिया कंपनियों को फिरोग देने के मकसद के लिए बनाए गए अकाउंट्स और हरीफ कंपनियों से मुंसलिक लिंक्स या यूजर नेम को ममनुआ करार दिया गया है। चंद दिन पहले ही टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक ने सोशल मीडिया कंपनी और एलोन मस्क के मुतालिक रिपोर्टिंग करने वाले मुतादिद सहाफियों के अकाउंट्स पॉलिसी के नाम पर मुअत्तल कर दिए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के चीफ समेत मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतों, ह्यूमन राइट्स और एडवोकेसी ग्रुप सहाफती तंजीमों की शदीद तनकीद के बाद एलोन मस्क ने इस बारे में भी पोलिंग के जरिए आवाम से पूछा था कि आया अकाउंट्स बहाल करने चाहिए कि नहीं। अकाउंट्स की बहाली के लिए 58% वोट मिलने के बाद एलोन मस्क की जानिब से पाबंदी तो हटा दी गई, लेकिन माहिरीन के खदशात अब भी बरकरार हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब से एलोन मस्क ने ट्विटर खरीदा है, उनकी दौलत में और ट्विटर की मकबूलियत में बितदरीज कमी आती जा रही है, जिसका जिम्मेदार एलोन मस्क के मुतनाज़ा फैसलों को करार दिया जा रहा है। तजियाकारों के मुताबिक टेस्ला के सरमायाकारों को तशवीश है कि एलोन मस्क ट्विटर के मुआहदे के बाद खुद को बहुत ज्यादा मशहूर रखे हुए हैं और इस वजह से एलोन मस्क पर सरमायाकारों का अदम एतमाद कम हो रहा है। जबकि एलोन मस्क के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर भी दिवालिया होने के करीब है, जिसे अरबपति मस्क ने $44 अरब की खतीर रकम में खरीदा था। पोल के रिजल्ट्स तो सामने हैं, आवाम की राय भी सामने है। अब देखना यह है कि एलोन मस्क ने जो वादा किया है कि वो आवाम की राय का एहतराम करेंगे, करते हैं या नहीं करते हैं, आपको हम अपडेटेड रखेंगे। बहरहाल जी, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल मेरी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखना है। अलाने के बाद अमेरिका का 8 साला बच्चा 7 बर्रे आज़मों में स्कीइंग करके ऐसा करने वाला कम उम्र तरीन फर्द बन गया। अमरीकी रियासत कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाले मैडॉक लिप ने अपने खानदान के हमरा स्कीइंग के लिए दुनिया भर का सफर किया और रवा माह एंटार्क्टिका में जाकर स्कीइंग करके वो ऐसा करने वाला पहला बच्चा बन गया। जल्द ही उनका नाम गिनीज वर्ल्ड में दर्ज कर लिया जाएगा। इस वक्त सबसे कम उम्र में तमाम बर्रे आज़मों में स्कीइंग करने का रिकॉर्ड विक्टोरिया राई वाइट के पास है, जिन्होंने सन 2008 में 10 साल और 79 दिन की उम्र में ये रिकॉर्ड बनाया था। भारत में एक बुजुर्ग शहरी मौत के मुंह में जाकर भी महफूज रहा। मुंबई की एक सड़क उबूर करते हुए मोहम्मद शहरी की बस से टक्कर लगने के बाद शहरी के गिरने और बस के उसके ऊपर से गुजरने के बावजूद मौजज़ाती तौर पर बुजुर्ग शहरी को इस हादसे में कोई जख्म भी नहीं आया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि मोहम्मद शख्स न सिर्फ बस के पीछे से सही सलामत निकलता है, बल्कि चलकर बस के ड्राइवर के पास भी जाता है। ईरान के 20 साला शख्स ने दुनिया के पस्त कामत शख्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की जानिब से ईरान के सूबे मगरबी आज़रबाईजान से ताल्लुक रखने वाले अफशीन इस्माइल गदरजादे का कद 2 फीट और 1.6 इंचेस होने की तस्दीक कर दी गई। अफशीन अपने पस्त कद की वजह से रोजगार के हुसूल में मुश्किलात का शिकार रहे हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आने के बाद उनका कहना है कि वो पुरुम्मीद हैं कि उनकी मकबूलियत उनको अपने खानदान को सहारा देने में मदद देगी। तुर्की में एक 20 साला खातून जाली डॉक्टर का रूप धार कर लोगों का इलाज करने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। आयशे ओइस्काया नामी खातून को डॉक्टर बनने का जुनून था, लेकिन वो कम नंबरों की वजह से मेडिकल कॉलेज से बार बार मुस्तरद होती रहीं। लेकिन अपनी खामियों पर काबू पाने की बजाय उन्होंने जाली असनाद, जाली कार्ड, डिग्रियां और तुर्की के मशहूर मेडिकल कॉलेज की दस्तावेज भी बनाई और अस्पताल में अपनी उम्र 20 के बजाय 25 बरस बताकर मुलाजमत इख्तियार करती रहीं। लेकिन कई बार गफलत बरतने के बाद जब उन्हें सीनियर डॉक्टर्स के सामने सवालात के लिए पेश किया गया तो उनका भांडा फूट गया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिका में एक शख्स ने 1 मिनट में 31 कमीजें तय करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अमेरिकी रियासत आइडाहो से ताल्लुक रखने वाले डेविड रश, जो स्टीम एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए 250 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं, ने 31 कमीजें तय करके
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इससे कबल ये रिकॉर्ड 23 कमीजों को तय करके बनाया गया था। डेविड रश का कहना था कि उन्होंने रिकॉर्ड बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों को आजमाया ताकि तेजी से कमीजों को तय किया जा सके। डेविड रश ने इससे कबल कम वक्त में 5 कमीजें हैंगर में टांगने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था।